बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करना और हम इसके दो क्लस्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इनके प्रीवियस जो दो क्लस्टर्स हैं उनके सारे डिसऑर्डर्स को इन डिटेल डिस्कस किया है। उनका क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, उनको किस तरह से डिफाइन करना है, किस तरह से आपने उसके पेशेंट को डायग्नोज करना है, किन बेसिस पर डायग्नोज करना है और वो किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम अपने क्लस्टर सी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, उसके पहले डिसऑर्डर को। लेकिन उससे पहले हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को रिवाइज करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है बेसिकली वो क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी एक कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसकी बेस पे जो है एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ नज़र आता है, जो हमें दूसरे इंसान से इंडिविजुअलाइज करते हैं। हमें एक इंडिविजुअलाइज का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, जिनकी बेसिस पे या जिनकी मदद से हम अपनी डेली लाइफ में फंक्शन कर पाते हैं और डिफरेंट बिहेवियर शो कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिसऑर्डर कब बनेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब इनमें कोई चीज़ डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाती है। डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीब हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेतरतीबी पाई जाएगी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कि पॉजिटिव वे में अगर वो बिहेव करना चाह रहा है तो पॉजिटिव वे में करेगा। कभी कभी वो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये पैटर्न्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, नॉर्मल पर्सन से दूसरे पर्सन से पहले से ज़्यादा चेंज है। या फिर वो कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन को अगर आप कंपेयर करते हैं उस पर्सन के साथ, तो आपको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलती है उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और उन बिहेवियर्स के अंदर। बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आपके पास लॉन्ग टर्म पैटर्न होते हैं बिहेवियर के अंदर और इनर एक्सपीरियंस के अंदर, एंड दैट डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, द अफेक्ट एट लीस्ट टू ऑफ द दीज एरियाज। अब आपको अफेक्ट कैसे नजर आएगा, दो एरियाज में नजर आएगा। हम बिहेव किस बेस पे करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होगा जो हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, वही हम प्रोजेक्ट करते हैं, वही हम बोलते हैं, वही हम जो है वो दूसरों के साथ उस तरह से बिहेव करते हैं, अपनी रोजमर्रा लाइफ में वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर हम किसी चीज को लेकर डिप्रेस हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होगा टुवर्ड डेली लाइफ, टुवर्ड अदर पीपल, वो सब चेंज होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर पीपल्स, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। तो यहाँ पे आपके पास पहला जो आपके पास चीज आ जाती है, देखने को मिलती है, दैट इज वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ एंड अदर। अपनी जात के बारे में सोचना और दूसरों की जात के बारे में सोचना, ये चीजें जो है वो डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इमोशनली, इमोशनल रिस्पॉन्स करना डिफरेंट हो जाता है। वे ऑफ रिलेटिंग ऑफ अदर पीपल्स, दूसरों से रिलेट करना, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में भी वो पर्सन जो है वो डिफरेंट होता है। अब इमोशनली किस तरह से डिफरेंट होगा, जैसे कि जहाँ पे रोना है, जहाँ पे बन रहा है कि दूसरे बंदे को इमोशनल सपोर्ट करनी है, सिंपैथी शो करनी है, वहाँ पे वो सिंपैथी शो नहीं कर रहा, वहाँ पे वो रूड हो रहा है, वहाँ पे वो हंस रहा है, या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे नार्सिसिस्टिक पेशेंट्स होते हैं, उनको आप देखें तो उनमें ग्रैंडियोसिटी पाई जाती है, वन सेल्फ यानी उनकी अपनी ज़ात को परसीव करने में थोड़ी-सी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है? इसी तरह डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग जो होते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसकी बेस पे उनका बिहेवियर डिस्टर्ब होता है और फिर चलकर उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कि आप इनको 18 प्लस पेशेंट्स में या 18 प्लस क्लाइंट्स या फिर पर्सन में डायग्नोज कर सकते हैं। बिफोर 18 आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर सकते। करते हैं हम लोग क्लस्टर सी की बात करते हैं। तो क्लस्टर सी में हमारे पास वो डिसऑर्डर्स आते हैं, जब हमने क्लस्टर ए की बात की थी, क्लस्टर बी की बात की थी, तो हमने उसको भी डिफाइन किया था। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लस्टर सी में आपको जो
सम अप करके आप कह सकते हैं कि जो कॉमन सिम्पटम्स मिलेंगी तमाम डिसऑर्डर्स के अंदर वो कौन-सी होंगी? वो होगी आपके पास एंग्ज़ियसनेस देखने को मिलेगी और फ़ियरफुल बिहेवियर मिलेगा पर्सन का। पहले हमने देखा था कि कुछ एक क्लस्टर के अंदर इसेंट्रिक बिहेवियर था, अजीबो-गरीब सा बिहेवियर था और दूसरे क्लस्टर के अंदर जो है ज़्यादातर पैरानोया पाया जाता था, शक पाया गया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एंग्ज़ियस पीपल्स पाए जाएँगे और फ़ियरफुल बिहेवियर पाया जाएगा। यहाँ पे आपके पास आपको 3 डिसऑर्डर्स मिलेंगे इस क्लस्टर के अंदर जिसमें आपके पास जो है वो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर 2 जो डिसऑर्डर्स हैं अपनी कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आपको क्लस्टर सी में जो डिसऑर्डर में कॉमन चीज़ें हैं वो एंग्ज़ियसनेस एंड फ़ियरफुल बिहेवियर पाया जाता है। स्टार्ट करते हैं अपने डिसऑर्डर को तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर क्या है? इसके कॉजेज़ क्या हैं? प्रेवलेंस क्या है? सिम्पटम्स क्या हैं? या फिर आप कह सकते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंड एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस वे में किया जाता है या किस वे में कौन से ऐसे पॉसिबल वेज हैं जिससे ट्रीट किया जा सकता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको सबसे पहले इसका नेम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ही आपको पता चल रहा है कि अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना पाया जा रहा है यहाँ पे। अब वो चीज़ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ पाई जाएगी वो है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस किस चीज़ से है? चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। पीपल विद अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैव क्रॉनिक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेट and are highly sensitive to being negatively judged by other। अब यहाँ पे वो किस चीज़ को अवॉइड कर रहा है? सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है। वो किस चीज़ को अवॉइड कर रहा है? आपके पास सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है, लोगों को अवॉइड कर रहा है, पीपल्स को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे चलकर हम एक डिसऑर्डर्स के साथ इसको जो है वो डिफरेंशिएट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके साथ सिमिलैरिटी पाई जाती है, बल्कि ये कह सकते हैं कि बहुत सारी रिसर्चर्स ने ये कहा है कि यही डिसऑर्डर आगे चलकर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जी आपके पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की या फिर SAD की, और ये किस तरह से डिफरेंशिएट करता है इससे ये भी देखेंगे। अच्छा, पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। थ्रू दैट वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर, दे टेंड टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन ड्यू टू इंटेंस फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय अदर। अब यहाँ पे क्या है कि वो उसको रिजेक्शन का डर है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरे मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो एम्बेरसमेंट, रिजेक्शन, जजमेंट, ये चीज़ें आपके पास SAD यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में भी देखने को मिलती हैं और आपके पास जो है SVAPD में भी मिलती हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास अवॉइडेंट सॉरी एस नहीं AVPD यानी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी देखने को मिलती हैं। अब डिफरेंस क्या है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आपके पास लेस सीवियर होता है और आपके पास जो पाया जाता है अवॉइडेंट, ये आपके पास ज़्यादा सेवेरिटी लेवल का डिसऑर्डर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, इनको मैं इन डिटेल डिस्कस कर देती हूँ एक जो है वो सिंपल स्लाइड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको आगे लेकर चलती हूँ। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी डिसऑर्डर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जब वो पर्सनैलिटी बन रही होती है तो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे बचपन का ट्रॉमास भी आ सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आ सकते हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा में भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास पाई जा सकती हैं। अगर इसके प्रेवलेंस की बात करें तो हमारे पास एक 2001 और 2 में सर्वे हुआ था, नेशनल एपिडेमोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, ये अल्कोहल एंड इससे रिलेटेड कंडीशन पे सर्वे किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 2.4% जो है वो इसकी रेशो है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। लेकिन अभी अगर रिसेंट में अगर जो फ्रेश सर्वे की बात करूँ तो ये 2.5 आई थिंक सम हाउ ये बताया गया कि 2.5% इसकी रेशियो जो है वो पाई गई है। और यहाँ पे एक जो डिफरेंट बात पाई जाती है, यहाँ तो हम देखते हैं कि कुछ डिसऑर्डर मेल्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ डिसऑर्डर की परसेंटेज फीमेल में ज़्यादा होती है, लेकिन ये इक्वली जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है मेल एंड फीमेल दोनों को, दोनों जेंडर्स को। ये दोनों में इक्वालिटी की बेस पे पाया जाता है।
नाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या सिम्टम्स की बात करें कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स होते हैं या कि क्या इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया गया है डीएसएम में, तो ये हमारे पास आ जाता है जी प्रिवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन। यहाँ पे आपके पास सोशल इनहिबिशन आ जाती है कि वो सोशली आइसोलेटेड होना स्टार्ट हो जाता है, मिलना जुलना कम कर देता है, लोगों के साथ आना जाना जो है वो कम कर देता है, उनसे बात करना कम कर देता है, बहुत ज़्यादा जो है वो ना अवॉइडेंस बिहेवियर उसका आ जाता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि मैं बाहर जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा तो मुझे जज किया जाएगा, मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, मुझे जो है मेरी वीकनेसेस को बताया जाएगा। उसको ये डर होगा कि मैं अगर किसी के सामने बैठ के खाऊँगा तो मुझे नोट किया जाएगा, मुझे जो है वो पॉइंट आउट किया जाएगा, मेरे बारे में बात की जाएगी, मैं अगर पहन के जाता हूँ कपड़े तो उस पे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, मैं अगर बोलता हूँ तो उस पे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इसको हर डोमेन में प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आपके पास आ जाती है फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी मतलब ये इसको लगता है कि मैं जो है वो बहुत ही इंफीरियर पर्सन हूँ। मेरे पास बहुत ही जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इस पर्सन को। इसके बाद हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म से ये हाइपर सेंसिटिव होता है। एक नॉर्मल पर्सन कभी भी हाइपर सेंसिटिव नहीं होता टुवर्ड देयर नेगेटिव इवैल्यूएशन। कुछ ना कुछ हम लोग सीखते हैं। जब भी हमारी कोई इवैल्यूएशन होती है तो उससे कुछ ना कुछ हम लोग सीख रहे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। बिगनिंग बाय अर्ली एडल्टहुड एंड प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्ट्स एज इंडिकेटेड बाय 4 ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपके पास आ जाता है अवॉइडेंट ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल एंड रिजेक्शन। फिर इन्होंने वही बात की है कि ये ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज काम पे नहीं जाएगा, ऑफिस नहीं, ऑफिस जाना बंद कर देगा। ऑफिस में कोई अगर जा रहा है, बहुत कम इस तरह के लोग होते हैं जो जो है ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज में जाते हैं या फिर वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिस जाना ठीक है, वहाँ पे अगर पार्टी है तो उसको अवॉइड करेगा, कोई मीटिंग है उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो एक डेस्क पर बैठ के काम करना पसंद करते हैं, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, ठीक है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना ज़्यादा। किसी-किसी से इनसे इनकी बन जाती है लेकिन बहुत कम ये जो है ना इंटरेक्शन होता है इनका दूसरों के साथ। उनके ऊपर भी इनको ये रहता है कि पता नहीं ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे और किस तरह की बात करेंगे, हमें कोई क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और बहुत जल्द ये जो है ना मज़ाक बर्दाश्त नहीं करते ये लोग। इस वज़ह से ये लोगों के हजूम में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। सिम्पटम 2 की बात करें हमारे पास तो आ जाता है इज़ अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल अनलेस सर्टेन ऑफ बीइंग लाइक्ड। बहुत कम लोगों के साथ जो है इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कम लोगों के साथ जो है बात करना पसंद करते हैं, बजाय उनके सवाए उनके जिनको ये पसंद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पसंद करते हैं। shows restraint within intimate relationship because of fear of बीइंग शेम्ड एंड ridiculed। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि इन्होंने कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनाना। इंटीमेट रिलेशनशिप आप यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे जो है वो ये जो आजकल के रिलेशनशिप्स हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके रिलेशनशिप्स भी ले सकते हैं। ये लोग ये भी नहीं बना रहे होते, ठीक है? ये लोग जो है वो फ्रेंडशिप भी बहुत कम करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप इनके होते ही नहीं है। क्योंकि इनको होता है कि हमारे पास जो है फ़ियर ऑफ शेम होती है और एटिट्यूड ये मेरा मज़ाक बनाएँगे, किसी न किसी पॉइंट पे हम लोग मज़ाक तो करते हैं, नॉर्मल हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, हम अपने दोस्तों के साथ मज़ाक कर रहे होते हैं, कभी उनके तंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, इस वज़ह से ये क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं बनाते, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल इन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करते हैं। is preoccupied with being criticized or rejected in social situations। ये सोशल सिचुएशंस पे पहले भी ये बार-बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि ये सोशल सिचुएशंस पे जाना, शादी-ब्याह पे जाना, कोई गैदरिंग होगी या फ्रेंड्स की गैदरिंग होगी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई है, इन जगह पे जाना भी ये लोग जो है अवॉइड कर रहे होते हैं। is inhibited a new interpersonal situation because of feeling of inadequacy। न्यू interpersonal relationships पे जाना तो इनके लिए एक अजाब होता है, ठीक है? ये बिल्कुल इस चीज़ को इस तरह से अवॉइड करते हैं कि
वैसे तो ये जाते ही नहीं है, फैमिली गैदरिंग्स में को भी अवॉइड कर रहे होते हैं। लेकिन न्यू अगर कोई सिचुएशन इनको फेस करने को मिल जाती है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या इंटरपर्सनल सिचुएशन होती है, जैसे कि किसी नई सोसाइटी में किसी नए मोहल्ले में ये लोग शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे कोई सोसाइटी मीटिंग है, तो वहाँ पे जाना भी ये अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनके लिए वो न्यू सिचुएशन होगी, तो इनके लिए बहुत मुश्किल की बात है, इनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक ये चीज़ हो जाती है कि वहाँ जाना, क्योंकि ये अपने आप को बहुत इनएडिक्वेट फील कर रहे होते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, जो मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ। इन्फीरियॉरिटी होती है, शेम की फीलिंग्स होती हैं, इनएडिक्वेसी होती है, क्योंकि जब मैं आगे चल के आपको डिफरेंशिएट करके बताऊँगी सोशल एंग्जायटी में, अवॉइडेंट में, और एक और डिसऑर्डर है हमारे पास, दैट इज़ स्किज़ाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन तीनों में मैं जब डिफरेंशिएट करूँगी तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं, हमारे पास नंबर 6 पे आ जाता है व्यू ऑफ सेल्फ सोशल इनएप्ट। बहुत ही अपने आप को समझते हैं कि मैं किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हूँ, ठीक है? मैं सोशली बिल्कुल जो है वो नाअहल हूँ, मैं इन चीज़ों के काबिल नहीं हूँ। पर्सनली अनअपीलिंग, मैं बहुत ही गैर दिलकश हूँ, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। अब यहाँ पे अनअपीलिंग का अगर आप देखें ना, तो एक पर्सनैलिटी होती है, जब हम बात कर लेते हैं जी शॉर्ट हाइट की, ठीक है? तो जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो मेरी हाइट जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे लोग हैं, ठीक है? लेकिन इतनी कह सकते हैं कि ठीक है, नॉर्मल पर्सन से कम है। तो मुझे एक लेवल था मेरी पर्सनैलिटी बनते-बनते, जब मैं एक लेवल तक पहुँची, तो वहाँ पे मेरा ये जो होता है ना अनअपीलिंग वाला कॉन्सेप्ट, और ये जो इन्फीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि मेरी हाइट छोटी है, तो मुझे इस वजह से लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है? लेकिन ये जो पर्सन्स होते हैं, इनमें जो अनअपीलिंग की जो सिचुएशन होती है, अनअपीलिंग की जो फीलिंग्स होती हैं, वो ख़त्म नहीं होती। अवे 18, अवे जो है वो 25, 30 बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती है ये चीज़। इन्फीरियॉरिटी पाई जाती है इनके अंदर। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे अंदर अब ये चीज़ नहीं है। वो एक पॉइंट था जहाँ पे आपको एक लगता है, फिर वो कुछ देर के लिए होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। आप उसके लिए यूज़्ड टू हो जाते हो, यूज़्ड टू नहीं, आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को, आपके अंदर इनसाइट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है कि इट्स नॉर्मल, इट्स ओके टू बी शॉर्ट हाइटेड, इट्स ओके टू बी जो है वो आपका अगर डार्क कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इस तरह की चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं, तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। आप इस इन चीज़ों के साथ भी आप बहुत सारी और चीज़ें करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो लोगों के सामने लेकर आ सकते हो। लेकिन इन लोगों में जो है ये इनसाइट नहीं होती, इन लोगों में जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती इन चीज़ों को लेकर, जिसकी वज़ह से ये इन्फीरियॉरिटी जो है वो फ़ील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है नंबर 7, इन अनयूजुअल reluctant to take personal risk to engage in a new activities because they can prove embarrassing। अब अगर इनको ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिलती है जहाँ पे ऑफिस की तरफ से इनको कोई फॉरेन ट्रिप मिल जाता है, जिसमें इनको कहा जाता है कि फॉरेन मीटिंग आप ने जो है वो जाकर अटेंड करनी है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री। इसके अलावा आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री नहीं तो आउट ऑफ सिटी हो सकता है। तो ये लोग जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं उस चीज़ को, चाहे उसकी बेस पे उनको प्रमोशन मिल रही है, चाहे उसकी बेस पे उनको जो है वो कोई इनाम मिल रहा है, चाहे उसकी बेस पे कोई भी इनको जो है वो अच्छी खासी जो है वो चीज़ कोई मिल रही है, उसके बावजूद ये लोग जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को। ये इसके 7 क्राइटेरियाज़ थे, जिनमें से आपको 4 रिक्वायर होते हैं, ठीक है? अबव हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे के जो हमारे पास बेसिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास 3 ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जो सिम्पटम्स हैं इस तरह की पाई जाती हैं, जिसमें वो सोशली जो है वो इनहिबिट होता है, या सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा होता है, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को नहीं बना रहा होता। जिन डिसऑर्डर्स के अंदर, उनमें हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 डिसऑर्डर्स मैंने पहले भी बात की थी स्टार्टिंग में, कि हमारे पास जो सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है और जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये तो बिल्कुल आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। एक पॉइंट पे आकर आप इनको डिफरेंशिएट करते हो, वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इनमें बेसिक डिफरेंस आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम स्किज़ॉइड की। स्किज़ॉइड क्योंकि हमारे पास जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो हम उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जी सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर की, फिर हम बात करेंगे जी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की।
स्किज़ॉइड की बात करते हैं सबसे पहले तो स्किज़ॉइड में जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही होती है कि उसको जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाना पसंद नहीं करता पर्सन जो है वो क्या करेगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उसके नहीं होते। लेकिन क्यों नहीं होते? अब यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है आपके पास जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। लेकिन क्यों नहीं होते? इसकी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं होता। इसको इंटरेस्ट इस वजह से नहीं होता क्योंकि इसको ये फ़ियर होता है कि कहीं मैं इनको खो ना दूँ। मैं रिलेशनशिप बनाऊँगा, इसने कोई ऐसा ट्रॉमा फ़ेस किया होता है जिसके बेस पर इसने किसी को खोया होता है या इसको कोई छोड़ कर चला जाता है या फिर इस तरह का कोई सिचुएशन आती है जिसके बेस पर फिर आगे चल के ये मज़ीद रिलेशनशिप्स जो है वो नहीं बना रहा होता, अवॉइड कर रहा होता है रिलेशनशिप्स को। लेकिन किसके बेस पे? रीज़न क्या है पीछे? रीज़न आपने देखनी है, क्या रीज़न है कि उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, उसके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, कोई उसको छोड़कर चला गया है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, जो उसका बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड था, क्लोज़ रिलेशनशिप था, जिसकी वज़ह से वो आगे वो चलकर उसके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको बनाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? इंटरेस्ट नहीं है, मैं बार-बार कह रही हूँ, इसमें आपके पास पर्सन का इंटरेस्ट नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन पर्सन्स को इंटरेस्ट होता है आपके पास, ठीक है? राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो आपके पास जो ये लोग होते हैं इनको इंटरेस्ट होता है, ठीक है? इनको भी इंटरेस्ट होता है। इनको भी इंटरेस्ट होता है, इनको भी इंटरेस्ट होता है रिलेशनशिप बनाने में, लेकिन ये बना क्यों नहीं रहे होते? इन दोनों की रीज़न जो है वो सेम होती है आपके पास। ये दोनों क्यों नहीं बना रहे रिलेशनशिप? क्योंकि इन दोनों को जो है आपके पास सोशल जजमेंट का फ़ियर होता है, आपके पास सोशल जजमेंट आ जाती है इनके अंदर। इसके अलावा इनको फ़ियर होता है कि हम लोग जो है वो इन्फीरियर हैं, ठीक है? इन्फीरियर हैं हम लोग दूसरों से। इसके अलावा इनके अंदर वर्थलेसनेस की फीलिंग्स पाई जाती हैं कि हम लोग जो है वो वर्थी नहीं है, इनके अंदर शेम की फीलिंग पाई जाती हैं, इनके अंदर जो है आपके पास और क्या हो सकता है, इनके अंदर पाया जाता है कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपके पास होती हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर एंड दूसरा जो है आपके पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है अगर ये दोनों सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे आप बेसिकली डिफरेंशिएट कर पाओगे स्किज़ॉइड और इन दोनों के अंदर, ठीक है? इन दोनों को अगर एक साइड पे रखते हैं और स्किज़ॉइड को एक साइड पे रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि स्किज़ॉइड का जो पेशेंट है उसका क्या रीज़न है और आपके पास इन दोनों का क्या रीज़न है। अब हम आगे चल कर देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि एससीडी यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और आपके पास जो दूसरा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इनमें क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है? तो आपके पास ये आ जाएगा एससीडी और ये आपके पास आ जाएगा अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं अगेन से कह रही हूँ कि मेरे राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की राइटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं इनके ऊपर उनसे ये पता चला है कि ये जो डिसऑर्डर है ये इसको डिराइव कर रहा होता है। जब हम सोशल एंजाइटी की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर जो है वो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, बिफोर 18 देखने को मिलता है, लेकिन जो है वो बड़े लोगों में भी हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो इतनी सीवियर नहीं पाई जाती जितनी कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पाई जाती हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दी जाऊँ, जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं जिनको आप कह सकते हो कि इको सेंटोनिक होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके पास होते हैं इको सेंटोनिक। ईगोसेंटोनिक का क्या मतलब होता है? ईगोसेंटोनिक का मतलब ये होता है कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं सेंटोनिक मतलब कि सेंट्राइज हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाते हैं। वो आपकी इतनी इम्पेयरमेंट्स कॉज़ नहीं कर रहे होते जितनी कि पहले डिसऑर्डर्स में कॉज़ होती है। यानी अगर हम बात करें ना सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो ईगो डिस ट्रॉनिक होगा, टॉनिक सॉरी होगा, ठीक है? ईगो डिस्टोनिक होगा और ये ईगो सिंटोनिक होगा। ईगो डिस्टोनिक क्या है आपके पास कि ये जो है वो इम्पेयरमेंट काज करेगा सीवियर लेवल की, ये जो है वो डिसफंक्शनिंग काज करेगा सीवियर लेवल की पर्सन के अंदर, पर्सन की डेली लाइफ के अंदर। लेकिन जब ईगो सिंटोनिक होते हैं, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इम्पेयरमेंट काज नहीं करते पर्सन की अपनी जात के लिए, लेकिन दूसरे लोगों के लिए काज करते हैं। मतलब
क्या होगा यहाँ पे कि आप जो पर्सन खुद है, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पर्सन है, ठीक है, उसको उससे कोई इशू नहीं हो रहा क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन चुके हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अल्टर हो चुके हैं। जैसे आप अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ को ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि हस्बैंड जो है अगर उसको ये डिसऑर्डर है तो वो क्या करेगा, वो शादी ब्याह को अवॉइड करेगा, वो हर फंक्शन पे जाना अवॉइड करेगा, वो बाहर जाना अवॉइड करेगा, ठीक है, उसके लिए तो इतना इशू नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो एक पर्सनल उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन चुका है, ठीक है, वो उस चीज के लिए वो यूज टू हो चुका है, ठीक है, उसके लिए इतनी ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वाइफ डिस्टर्ब हो रही होगी, वाइफ ना तो उसकी वजह से जो है वो किसी शादी पे जा पा रही है, ना ही बाहर जा पा रही है, ना ही कोई चीज इंजॉय कर पा रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से जो है वो दूसरे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ये पर्सन खुद। जबकि जो आपके पास इको डिस्टोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं होते, उनमें जो है वो पर्सन खुद ज्यादा डिस्टर्ब होता है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, ठीक है, क्योंकि ये उसकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बने हुए होते तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिस से आपने याद रखना है कि यहाँ पे डिसफंक्शनिंग होगी, यहाँ पे आपने सिंक से याद रखना है कि ये बिल्कुल इससे सिंक्राइज हो चुका है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन चुका है। अब उसके लिए इतनी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, अब उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगी। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो था मैंने दिया क्योंकि इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह से डिफरेंट है दूसरे डिसऑर्डर से, क्योंकि एक तो ये डिसऑर्डर है और एक हमने ओसीडी पढ़ा था, और जो ओसीडी जो है आपके पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, तो इनको आप दोनों को डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होंगे वो सिंटोनिक होंगे और जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि सोशल एंजाइटी और ओसीडी जो है वो डिस्टोनिक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर रिसर्चेस की बात करते हैं तो बहुत सारी रिसर्चेस जो इसके ऊपर हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि ये जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है यही जो है वो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ड्राइव कर रहा होता है। इन्होंने कहा है कि ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है ये लेस सीवियर होता है, जबकि आपके पास जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ये मोर सीवियर होता है, मोर सिवियरिटी कॉज करता है, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक होता चला जा रहा है, दूसरे लोगों के लिए भी इम्पेयरमेंट कॉज करेगा। जब दूसरे लोगों के लिए इम्पेयरमेंट कॉज करेगा तो लोग उसको खुद ब खुद छोड़ के जाना स्टार्ट कर देंगे, लोग छोड़ के जाना स्टार्ट करेंगे तो वो जो है वो सोशली और आइसोलेशन में चला जाएगा, आइसोलेटेड होता चला जाएगा, ठीक है, लोग उसके साथ उठना बैठना जो है वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, उसका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाता है कि ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर डिसऑर्डर है, एक ब्रॉडर लेवल है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का, और यहाँ पे जो है वो पर्सन ऑल एरिया ऑफ सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको अवॉइड कर रहा होता है, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक एरियाज को वो अवॉइड करेगा। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज को अवॉइड करेगा, यानी कि कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे बाहर बैठ के नहीं खाना लोगों के सामने, कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे स्पीच नहीं करनी, कुछ लोग प्रेजेंटेशन देते हुए जो है वो फील कर रहे होते हैं कि हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा, हमें जज किया जाएगा, इसकी वजह से वो स्पीच नहीं दे पा रहे होते। लेकिन यहाँ पे अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें, ये ब्रॉडर इस वजह से है क्योंकि ये ऑल एरियाज में जो है वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऑल जो आपके पास सोशल एरियाज हैं वो अवॉइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, पर्सन जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो ईटिंग है, चाहे वो किसी की वेडिंग है, चाहे वो किसी की डेथ है, चाहे वो किसी का ऑफिस फंक्शन है, चाहे वो किसी की पार्टी है, फ्रेंड्स की पार्टी है, फैमिली गैदरिंग है, कोई भी चीज़ है, यहाँ पे सारे एरियाज को जो है वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा, due to fear of criticism, due to fear of judgment, due to fear of जो है वो inadequacy या फिर inferiority। लेकिन यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक एरियाज पाए जाएंगे, ठीक है, एक तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, और दूसरा आपने ये चीज याद रखनी है, इको दिस टॉनिक एंड इको सेंटोनिक। आई होप कि आपके लिए ये थोड़ा सा इजी हो गया होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी है लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी था।
हैं जी ट्रीटमेंट पे आपके पास जो है वो साइकोथेरेपी भी दी जाती है और मेडिकेशंस भी दी जाती हैं। मेडिकेशंस उस सूरत में दी जाएँगी जब आपके पास डिप्रेशन की सिम्पटम्स आएँगी तो आप उसको एंटी डिप्रेशन या फिर एसएसआरआई देंगे, ठीक है। एंग्ज़ायटी की सिम्पटम्स आ रही हैं तो आप उसको जो है वो एंज़ोलाइटिस देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं कि अगर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की सिम्पटम्स नहीं आ रही तो आप फिर चले जाते हैं साइकोथेरेपी के ऊपर। साइकोथेरेपी में आप जो है वो लॉन्ग टर्म ये चलती है आपके पास और इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है सीबीटी। सीबीटी में डिफरेंट जो है आप सीबीटी के अंदर भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इंशाल्लाह मैं सीबीटी पे भी इन डिटेल अपना लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी। उसमें हमारे पास जो है इन लोगों को जो हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें एक्सपोज़र थेरेपी लगा सकते हैं कि आप एक्सपोज़र करके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना। इसके बाद आप उसमें जर्नलिंग जिसमें आप उसको कह सकते हैं कि अपने इमोशंस को जो है वो लिखना स्टार्ट कर दो। अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? जर्नलिंग में आप उसको बोलेंगे कि जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। किसी न किसी से अपने इमोशंस को शेयर करना स्टार्ट कर दो, ताकि वो आपको आगे से गाइड कर सके, आपको आगे से बता सके कि क्या चीज़ आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है, क्या चीज़ आपने यहाँ पे इग्नोर करनी है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ है। ठीक है? आपके लिए एक थेरेपिस्ट जो होता है वो एक गाइडर होता है जो आपको गाइड कर रहा होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आप सीबीटी के अंदर इसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स दे सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अलावा आप इसको पीएमआरटी करवा सकते हैं। पीएमआरटी सॉरी पीएमआरटी करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट और टेक्निक्स भी करवा सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा और कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसके अलावा आपने इसके इमोशंस पे काम करना है, आपने इसकी जो सोशल स्किल्स है उस पे काम करना है, आपने इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। अगर उसको स्पीकिंग या फिर स्पीच वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसके मेंटल हेल्थ के साथ-साथ फिजिकल हेल्थ में भी काम करना है। अगर उसको इंफीरियरिटी है ऑन द बेस ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ देयर बॉडी। जैसे मैंने हाइट की एग्जांपल दी थी, जैसे मैं कॉम्प्लेक्शन की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वो कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट हूँ, तो इसकी वजह से अगर इश्यूज आ रहे हैं तो आपने उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी काम करना है, ठीक है। उनमें आप उसके डाइट प्लान बना सकते हैं और डिफरेंट काम कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी जो टेक्निक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ एक्सेप्टेंस टेक्निक, ठीक है। एक्सेप्टेंस एसीटी आप उसकी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेसिकली इसकी एक एवेलुएटेड फॉर्म है या फिर एक मॉडर्न फॉर्म इसको कह सकते हैं, जिसमें आप इसको एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं पर्सन को कि आप अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। अब वो अवॉइड किसको कर रहा है? अवॉइड कर रहा है क्रिटिसिज्म को, नेगेटिव एवेल्युएशन को, ठीक है। अपने अंदर जो जितनी खामियां हैं उनको अवॉइड कर रहा है, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना स्टार्ट करवा देंगे कि इट्स नॉर्मल। अगर आपको कोई नेगेटिवली इवेल्युएट करता है तो ये आपका एक्सपीरियंस है, आप इससे ग्रो कर सकते हैं, आप इससे सीख सकते हैं, आप इससे कुछ नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं। तो इट्स जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह मैं इन टेक्निक्स इन जो दो थेरेपीज हैं सीबीटी एंड ऑल थेरेपीज को इन डिटेल अलग लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आपने बेसिकली देखना है कि इन पे कौन सी जो थेरेपीज हैं उनको लगाकर इनको मैनेज किया जा सकता है। तो ये आपके पास आ जाती हैं थेरेपीज। और मेडिकेशंस की बात मैंने पहले कर दी है। वॉचिंग माई वीडियो। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वीडियो लंबी हो गई है एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ मैं इंशाल्लाह दोबारा से अपने इसी चैनल पे आपको मिलूंगी। तब तक के लिए फी मान अल्लाह।